कक्षा 7 के भैया बहन ध्यान देंगे। हम लोग पाठ 5 जल पढ़ रहे हैं। आज उसमें पहला प्रश्न है, थलशाला किसे कहते हैं। थल माने जमीन, शाला से तात्पर्य यहाँ पर वह स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो थलशाला किसे कहते हैं। उत्तर देखेंगे। एक चित्र आप लोग देख रहे होंगे। इस चित्र में देखें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। यही स्थान थलशाला कहलाता है। सामान्यतः जो छोटे घर होते हैं वहाँ पर पौधे लगाने के लिए स्थान की कम स्थान होता है, इसलिए कृत्रिम अहाता जो बनाया जाता है वही अहाता कहलाता है थलशाला। अर्थात छोटे घरों में पौधे रखने का कृत्रिम अहाता थलशाला कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, जल के चक्रण को समझाइए। पीछे हम लोग पढ़े थे एक बार जल चक्र किसे कहते हैं। तो इस पृथ्वी पर जो जल का चक्रण होता है उस चक्रण को समझाना है। जल के चक्रण को समझाइए। उत्तर देखेंगे, सूर्य ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। समुद्रों में जब सूर्य का ताप पड़ता है तो वह ताप के कारण जल वाष्प बनता है, भाप बन जाता है। एक चित्र आप देख रहे हैं। इस चित्र में जो जलवाष्प है तीर के द्वारा दर्शाई गई है। यह जलवाष्प ऊपर जाती है। ऊपर जा कर के जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर जाती है ठंडी होने लगती है। तो ठंडा होने पर यह जलवाष्प संघनित होकर, संघनित माने ये जो भाप है, भाप पुनः जल के रूप में बदलने लगती है। संघनित होकर बादलों का रूप ले लेती है। चित्र में देख रहे हैं आप, ऊपर बादल बने हुए हैं। यहाँ से यह वर्षा इन बादलों के द्वारा, जो पानी समुद्र से जलवाष्प के रूप में ऊपर जाके बादल बन गया, वहाँ से वह बादलों के द्वारा पृथ्वी पर वर्षा अर्थात पानी के रूप में, हिम अर्थात बर्फ के रूप में, अथवा सहिम, सहिम से तात्पर्य होता है बर्फ के बहुत छोटे छोटे कण, जिसको हम फुहार कह सकते हैं, बर्फ की फुहार। सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र में गिर जाती है। जो जलवाष्प ऊपर गई वह वर्षा के रूप में, चाहे बर्फ के रूप में, चाहे बर्फ की फुहार के रूप में पुनः धरती पर या समुद्र में गिर जाती है। अगर समुद्र में गिर गई तो वह पानी वापस समुद्र में पहुंच गया। लेकिन अगर यह धरती पर गिर रही है तो धरती पर गिरने के बाद यह पानी या बर्फ धीरे धीरे बह के नदियों के द्वारा पुनः समुद्र में चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य, इस जल का समुद्र से वाष्प के रूप में ऊपर उठना, ऊपर जाके बादल बनाना, बादल बनाने के बाद वर्षा के रूप में वह नदियों के द्वारा होते हुए पुनः समुद्र में पहुंच जाना। अर्थात जलमंडल, वहाँ से वायुमंडल, वायुमंडल से स्थलमंडल होते हुए पुनः जलमंडल में पहुँचना, यही चक्र लगातार चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अलवण जल। अलवण जल से तात्पर्य ऐसा जल जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती। सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं वह जल जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, चाहे कपड़ा धुलना है, चाहे स्नान करना है, चाहे पीना है, सिंचाई करना है, आदि कार्यों के लिए जिस जल का प्रयोग किया जाता है वही जल कहलाता है अलवण जल। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी का पानी उपयोग में आता है, या तालाब, सोते, झील और हिमनद हैं। चित्र में हम लोग देख रहे हैं नदी दिख रही है एक आपको, तालाब दिख रहा है, और हिमनद अर्थात बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं पिघल पिघल करके उनसे पानी प्राप्त होता है। ऐसे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं और वह पानी अलवण जल कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
खारे पानी में तैरना आसान है, खारे पानी में तैरना आसान है अपेक्षाकृत अलवण जल के, अर्थात जो सादा पानी है उसमें तैरना कुछ कठिन है, खारे पानी में तैरना आसान होता है, ऐसा क्यों? उत्तर देखेंगे। खारे पानी में नमक की अधिकता होने से, जब नमक की अधिकता है तभी वह पानी खारा है, तो नमक की अधिकता होने से यह जल सघन होता है। नमक घुला हुआ पानी सघन होता है जो तैरने के अनुकूल होता है, अर्थात जिस पानी में नमक की मात्रा घुली हुई है वह सघन होता है, सघन होने के कारण इसमें तैरना आसान होता है।